नादरीन, एक दफ़ा फिर जंग का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इसराइली और अमरीकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं और अल जज़ीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि इसराइली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक वाज़ेह इशारा भी दिया था और ख़ुद इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर मामला हमारे तय नहीं होते तो दोबारा हमें बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये एक एक्सियूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं बराक रावेद। इनका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से काफ़ी अच्छा ताल्लुक है, ये बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने आला तरीन अफसरान से बातचीत की है और एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई, बल्कि इन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया है कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और जंग दोबारा शुरू होने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है ना। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ़ें की हैं पाकिस्तान की और बार बार तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से उन्हें कोई फेस सेविंग नहीं दे पा रहा, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। हालात बहुत बुरे हैं उनके लिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बेचारा है जिसके पास जो वाहिद चारा है वो एक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और एक पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो उसकी फेस सेविंग के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। दुनिया में कोई और डोनाल्ड ट्रंप का भार उठा नहीं पा रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप से लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। कोई भी इस शख्स की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। और इनका पिछले दौरे हुकूमत के जो झूठ हैं उनको जब कैलकुलेट किया गया इनके 4 सालों के ऊपर, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोजाना के हिसाब से कोई 21 झूठ बोले हैं। हजारों की तादाद में इनके झूठ रिकॉर्ड किए थे अमेरिकन मीडिया ने। अब वो तो पकड़ते हैं ना, वहां तो मीडिया आज़ाद है, वहां तो ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर कि ये उठा के बंदे ही गायब कर देते हैं। बहरहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा लड़ाई में जाना पड़ जाएगा अगर उसे कोई फेस सेविंग ना मिली तो क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इसका सबसे बड़ा जो एक रीजन बन रहा है वो आबना हुर्मुज़ की बंदिश है। ईरान ने कहा कि आप मुहासरा खत्म कर दें और हम आबना हुर्मुज़ को खोल देते हैं, लेकिन अपनी शराइत के तहत। अमेरिका ने यह कहा कि आबना हुर्मुज़ हमने ताकत से खुलवा ली और हमारा मुहासरा जारी रहेगा। अब एक नया प्लान भी अमेरिका ने बनाया, वो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौज ने आने वाले दिनों में ईरान से मुंसलिक बहरी जहाजों पर सवार होने और उनकी तलाशी लेने और उनको तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के जो अहम नुकात हैं वो क्या है? कार्रवाई का मकसद ये है कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी को मजीद सख्त करने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान की तेल की बरामदात और दीगर ममनुआ सामान की तरसील को रोकना है। बैन अल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई। अमरीकी बहरिया और स्पेशल फोर्सेस को इन जहाज़ों को रोकने और इन पर कब्जे के लिए अलर्ट कर दिया गया है जो बैन अल-अक़वामी समुद्री कवानीन या पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तैयारी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब आबना हुर्मुज़ में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और जंगबंदी के मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के करीब है। अब ये एक, क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो मिल नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही, तो अब ये करेंगे क्या? अब ये कोई ईरानी जहाज जो सिविलियन जहाज होंगे या कोई टैंकर्स होंगे या कोई माल बरदार जहाज होगा, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे, अपने फौजियों को वहां पे चढ़ाएंगे, वहां वीडियो बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो को या तस्वीर को दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे, देखें हमने ईरानी जहाजों पर कब्जा कर लिया है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम ईरान पे भी कब्जा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में अगर हालात ठीक ना हुए तो सुनने को मिल सकते हैं। फॉक्स न्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, यानी रिपब्लिकन वाले फॉक्स न्यूज देखते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादातर CNN देखते हैं। तो फॉक्स न्यूज ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल पासदाराने इनकलाब का है, और ये उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया और ये सरकारी सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मौसर तरीके से आबना हुर्मुज़ बंद है, कई जहाज वापस जा चुके हैं। ये जरा एक तस्वीर देखें, आपको इसमें सारी कहानी समझ आएगी। ये देखें, पिछले 50 दिन के अंदर जो आबना हुर्मुज़ है वो किस तरीके से बंद है और वहां से कितने जहाज गुजर रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा देखें, इसमें ये जो अलग अलग कलर्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से कलर में कौन कौन से कंटेनर्स हैं। बहरहाल ये सारे माल बरदार जहाज हैं
जो आबने हुर्मुज़ में से गुजरते थे, इनकी तादाद 150 के लगभग 125-150 के बीच में रहती थी। और जिस दिन जंग शुरू हुई उसके बाद से लेकर अब तक ये तादाद 10 तक नहीं पहुंची। सिर्फ गुज़िश्ता चंद दिनों में जब हालात बेहतर हो रहे थे तो ये तादाद 15 तक पहुंची, उसके अलावा ये कभी भी ज़्यादा नहीं हुई। तो ये तकरीबन ना होने के बराबर आबने हुर्मुज़ का इस्तेमाल रह गया है। अब ईरान जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे आप हमें सिक्योरिटी टैक्स दें और यहाँ से गुजर जाएं। इसके ऊपर बाकायदा खबरें छपी हैं और आबने हुर्मुज़ पर सिक्योरिटी टैक्स देने वालों को तरजीहन पहले गुजरने देंगे, ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है। बाकायदा इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर जारी की गई हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लगे हुए जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं और ईरान ने एक टूल टैक्स लगाया हुआ है। वहाँ पे उनके पासदाराने इनकलाब की यूनिफॉर्म में लोग बैठे हैं और वो जो गुजरने वाले जहाज़ हैं उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको गुजरने की इजाज़त दे रहे हैं। वैसे इस अदायगी को बिटकॉइन के अंदर या चाइनीज़ करेंसी के अंदर तरजीहन ईरान ने कहा है कि जनाब किया जाए। अब ये बाकायदा ईरान ने कहा कि हम यहाँ से गुजरने देंगे लेकिन हमारी शराइत के मुताबिक। कालीबाफ ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। पहले कालीबाफ का एक स्टेटमेंट देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो अब क्या कह रहे हैं। एक्चुअली जब ईरान ने कल बंद किया फौरी तौर पे आबने हुर्मुज़ को तो वो रिएक्शन था ईरान का। डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर नीचे ऐसे स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि आसिम मुनीर ने 3 दिन बड़ी मेहनत की है ईरान में जाके, बड़ा जोर लगाया। एक आदमी इतना ही कर सकता है और आसिम मुनीर ने अपनी डोमेन से बाहर निकल कर जाकर जोर लगाया, कोशिश की किसी तरह मामला बन जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलवाना भी उनका मिशन है। दूसरा वो ये चाहते हैं कि जान छूटे किसी तरह। पहले ही पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ है तो यहाँ पे और मसला बन जाएगा। तो अब और ऊपर से अरब ममालिक का दबाव भी आता है कि हमारे साथ मिलकर लड़ो। जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं वो कहते हैं जी फौज लगाओ, हमने लड़ाई भी करवानी है आपसे। तो ये कालीबाफ का जो स्टेटमेंट है वो ईरान ने तो तकरीबन बातें मान ली थी, जो जायज़ मुतालबात है उनके ऊपर वो आ गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब किस्म की हरकतें की। जब उन्हें आगाह किया गया डोनाल्ड ट्रंप को कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हम ये भी कर रहे हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बड़के मार दी और उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। एक गैर संजीदा किस्म की एक सियासत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बहरहाल जो ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी आबने हुर्मुज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त। हमने बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए जो अमेरिका कोशिश करने के लिए आया था, इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया हमने। सूरत हाल तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच गई थी लेकिन दुश्मन पीछे हट गया। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया है। सदर ट्रंप के इस ऐलान के जवाब में कि अमेरिका आबने हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की रहनुमाई करने का इरादा रखता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे सेंटकॉम गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स और 15,000 फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल बताया जा रहा है। यानी इसमें जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं वो भी इस्तेमाल होंगे, इसमें 15,000 अमरीकी मरीन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने ड्रॉप साइट न्यूज को बताया कि ईरान की क़यादत आबने हुर्मुज़ में मौजूद हालात को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है और भरपूर जवाब देगी। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है। ये वही बात है जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी जानिब से मुहासरा खत्म, तमाम जहाज़ों को हम इंसानियत की बुनियाद पर यहां से निकालने वाले हैं, हम जहाज़ों की मदद करेंगे, ईरान बीच में ना आए। ये है जी सादी बात। दूसरी जानिब से ईरान ने जितने जहाज आसपास मौजूद थे उन सबको हुक्म दिया कि आप ये एरिया फौरन छोड़ दें क्योंकि यहां पे कोई शरारत होने वाली है, अगर आप यहां पे रुकेंगे तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। तीसरा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि ईरान लड़ाई में पहल करे और उसके बाद कोई बड़ी लड़ाई की जाए। चौथी अहम बात यह है कि खित्ते के अंदर जिस बड़ी तादाद में हवा में ड्रोन्स और तैयारे इस वक्त मूव कर रहे हैं और जितनी बड़ी फौजी और हथियारों की नकलो हरकत हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इसको लड़ाई के एक जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। और आखिरी चीज जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि 15,000 फौजियों से और मिसाइल सिस्टम्स के जरिए से अगर आप ये करने जाएंगे तो ईरान ऐसी किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है जो मौजूदा हालात को तब्दील करे आबनाए हुर्मुज़ में। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है
ताकि कशीदगी बढ़ाने का बहाना मिल सके और वो ईरानी इकदाम के जवाब में मजीद फौजी कार्रवाई को जवाब दे सके। हमारा हतमी मौक़िफ़ यह है कि कोई भी तजारती जहाज जो पेशगी हमआहंगी के बगैर नामजद करदा ममनुआ रस्तों से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे ईरानी फोर्सेस की तरफ से फौरी तौर पर रोका जाएगा। अगर अमरीकी फौजी जहाज़ों ने कोई रद्द-ए-अमल दिया तो ऐसे इक़दामात का ईरान की तरफ से फौरी और मुसावी जवाब दिया जाएगा। ओहदेदार ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजी जहाज राहदारी के इलाके से बहुत दूर हैं। अगर तजारती जहाज़ों ने हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें किसी भी अमरीकी जहाज तक पहुंचने से बहुत पहले ही कार्रवाई का निशाना बना लिया जाएगा। ट्रंप ने मुअस्सर तरीके से इन्हें अपने सियासी खेल में सौदेबाजी का आला-ए-कार बना दिया है। यह है नाजरीन सिचुएशन। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, उसके बाद ईरान का ऐलान कि कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा बल्कि यहां से दूर चले जाएं। फिर जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है उसमें यह दावा किया गया कि यह वैसा ही कुछ लगता है जैसा 1964 में हुआ था वियतनाम के करीब, और वहां पे भी एक छोटे से तसादुम को बहाना बनाकर एक ऐसी जंग शुरू कर दी गई जो अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब बन गई। तो क्या अमेरिका यहां पे भी उसी नौयत की एक जंग छेड़ने जा रहा है जो कई सालों तक जारी रह सकती है? क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान है, उसे खत्म करना उतना आसान नहीं होता। वहां पे अमेरिका के जो है वो बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ फौजियों का नुकसान हुआ था, साजो सामान का नुकसान हुआ था, बल्कि तारीख में वो पहली ऐसी जंग थी जो अमेरिका बुरी तरह हार गया था। एक और भी चीज रिपोर्ट हुई है कि एक बड़ा जहाज है, तजारती जहाज, और ये बरतानिया से खबर रिपोर्ट हुई और इसमें दावा किया गया कि उसके ऊपर कुछ छोटी कश्तियों ने अटैक किया है और उसके ऊपर फायरिंग भी की गई है। ये खबर बिल्कुल वैसी खबर है जो 2 अगस्त 1964 को अमेरिकन मीडिया पे चली थी और वेस्टर्न मीडिया पे ये खबर चली थी 2 अगस्त 1964 को, कि छोटे जहाजों ने एक बड़े जहाज के ऊपर अटैक किया और वहां पे फायरिंग का तबादला हुआ। बिल्कुल वैसी खबर आज यहां पे भी छपी है कि छोटी कश्तियों ने, छोटे जहाजों ने अटैक किया एक तजारती जहाज के ऊपर, लेकिन कोई नुकसान बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। अब इन चीजों को बहाना बनाकर अगर जंग शुरू की जाती है तो सूरत-ए-हाल काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ करके ये जंग जो है वो खत्म हो जाए। ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। एक तो दबाव उनके ऊपर अरब ममालिक की जानिब से आएगा अगर अब दोबारा जंग शुरू होती है कि आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा ईरान के मुकाबले में। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, फौजी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचा दिए गए हैं, बाकायदा एयरफोर्स का साजो सामान भी पहुंच गया है सऊदी सरजमीन के ऊपर। तो ये एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए रहेगा। इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने वाली बात जो मैंने आपको खबर दी थी उस पर हल्की हल्की तस्दीकें आना शुरू हो गई हैं। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं जी बरी में बैठक बहुत बड़ी थी, बड़े लोगों की, जिसमें बड़े फैसले होने थे। वो समझ रहे थे कि 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इमरान खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है। उसके साथ जो आप सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी। अब ये बात जो है शहबाज गिल साहब भी कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के वो एरियाज हैं और पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होंगे। फिर कोई भी ऐसा एडवेंचर करने से पहले, हालांकि ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है, उनके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा तो कभी नहीं मानेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बुरे हालात में अपना मैंडेट हासिल किया है और अपने मैंडेट को मनवाया बहुत बुरे हालात में, मार्शल लॉ जैसे हालात में। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे और बड़ा खौफनाक रिएक्शन आएगा। हालांकि गंडापुर साहब के तर्ज हुकूमत या इमरान खान साहब के फैसलों को ना अमल दरामद करने की वजह से कुछ वहां पे मकबूलियत कम पीटीआई की जरूर हुई है। गंडापुर और पीटीआई की मकबूलियत कम हो सकती है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में कम नहीं हुई। आज भी सारे लोग उससे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। जबकि बलूचिस्तान की सूरत पहले ही आपके सामने, और पंजाब में एक ऐसी तहरीक खड़ी हो जाएगी जिसे आप कभी भी संभाल नहीं पाएंगे, आपकी नस्लें याद रखेंगी इसका नतीजा। इमरान खान की बहन जो हसन नियाजी की वालदा हैं, नौरीन खानम साहबा, वो ये कहती हैं कि उस दिन जब मेरे बेटे पे इल्जाम यही है ना उनके बेटे पे कि उसने पतलून उठाई थी फौज की, उसको 10 साल सजा दे दी।
तो वहां पे कदीर नाम का बच्चा था, नौजवान, उसके सर में गोली मारी गई थी, उसका भेजा बाहर आ गया था, जिसके रिएक्शन में लोगों ने वहां पे ये किया। तो सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब की गई? इसीलिए कि उसको गोली किसने मारी है। दूसरा, वो एक, हमारा इस्लाम भी कहता है कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो एक पतलून की हुर्मत जो है वो किसी इंसानी जान से ज्यादा कैसे हो सकती है? पतलून उठाने के जुर्म में हसान न्याजी जो है वो बंद है 10 साल के लिए, जबकि जिसके सर में गोली मारी गई बच्चे के, उसका कातिल आज तक कोई पता नहीं किसने मारी, क्यों मारी। और इसके अकेले के सर में गोली नहीं मारी गई, उस दिन दर्जनों लोग शहीद कर दिए गए थे, और वो लोग सारे वही थे जो एहतजाज करने के लिए गए थे कंटोनमेंट्स के इलाकों में पाकिस्तान भर में। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन रद्दुल मुनाफिकीन का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा जी कि अपने गिलगित बल्तिस्तान से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की या इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की, हमने उन सारों को निकाल दिया है पार्टी से। तो ये रद्दुल मुनाफिकीन जो है वो इमरान खान साहब वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही बनती है, अगर ये अमल जारी रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो एक वक्त आएगा कि पॉलिटिक्स के अंदर जो खराबियां हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये करना चाहिए कि जो लोग धोखा दें, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलें या अपनी पार्टी लीडरशिप के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें, उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाए। अब ये इसके अंदर जो एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट ये बता रही थी कि इन कीमतों को बढ़ाने से जो चीनी का माफिया है, उन्होंने खामोशी से 300 अरब कमाया था। ये वही माफिया जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाया, इंपोर्ट करके भी पैसा कमाया, चीनी को स्टोर करके भी पैसा कमाया, और ये खामोशी के साथ 200 रुपए वाला चूना कौम को लगा दिया। अब एक दफा फिर माफिया बड़े आराम से खामोशी के साथ चीनी को फिर 200 रुपए तक पहुंचा रहा है। हुकूमत अभी चुप है। हम पहले से खबरदार कर रहे हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से चीनी की कीमत फिर से ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही इन्हें पता चला कि गन्ने की फसल तबाह हुई है, इन्होंने चीनी की कीमत बढ़ाना शुरू कर दी है। और जो बाहर से चीनी आनी है उसके आने का वक्त भी अभी बाकी है, लिहाजा ये चीनी की कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तानियों के साथ ये हुआ जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, उस दिन से लेकर अब तक, क्योंकि देखें सब लोग ये दावा करते हैं कि मईशत में इन्होंने कमाल कर दिया, मईशत में ये कर दिया, मईशत में वो कर दिया। तो एक सादा फिगर मैं आपको देता हूं, और ये साइंटिफिक फिगर है, ये आपको बड़े आराम से बता देगा कि पाकिस्तानियों के साथ हुआ क्या है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, उस वक्त से लेकर अब तक, आज के दिन तक, हर पाकिस्तानी की जो कुव्वत खरीद है, चीजें खरीदने की जो कुव्वत है, वो 58% कम हो गई है। यानी 5000 के अंदर पहले जो चीजें आप खरीदते थे, वो अब आपको उससे महंगी खरीदनी पड़ती है। या आप ये कह लें, जो चीजें पहले आप 2800 रुपए में ले आते थे अपने घर में, वो चीजें अब आप अपने घर लेकर आते हैं तो आपको 5000 रुपए का नोट देना पड़ता है। इतना फर्क हो गया। तो कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, चीजें महंगी हो गई। और इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? देखिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, जरा आप ये देखें ना। ख्वाजा आसिफ साहब दिन रात तारीफ करते हैं उस हाइब्रिड सिस्टम की जिससे पाकिस्तानी उकता गए हैं। ये जनाब ये कौन सा सिस्टम है? ये देखें ना। ख्वाजा साहब कहते हैं कि जिस निजाम को मैं हाइब्रिड निजाम कहता हूं, इस निजाम ने कमाल कर दिया है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क्यादत में हमने कई संगे मील अबूर किए हैं। हमने मईशत के नुक्ता नजर से कई नामुमकिन चीजें करके दिखाई हैं। फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ बाकी मुल्क की भी आबियारी कर रही है और हमें माशी बहरान से बाहर निकाल कर ले आई है। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों कहा, जरा इस पे गौर करें। क्या पाकिस्तान में कोई एक चीज सस्ती हुई? नहीं हुई। क्या पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हुई? नहीं हुई। कोई आदादोशुमार में ये मानने को तैयार नहीं है। क्या पाकिस्तान में माफिया ने 2 नंबरी करना बंद कर दी? आटे के ऊपर जो किया अभी इस हुकूमत ने, जिस तरह आटा महंगा होता चला जा रहा है लगातार, और आने वाले दिनों में मजीद महंगा होगा। गंदम का एक बहरान पाकिस्तान में इन्होंने खड़ा कर दिया अपनी बैड गवर्नेंस से। इन सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो कौन सी कामयाबी है? कोई भी नहीं। क्या पाकिस्तान में बाहर से कोई सरमायाकारी आ रही है? नहीं आ रही। यानी टोटल जो सरमायाकारी पाकिस्तानियों को गिना दी गई थी वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा की गिनवाई गई थी, और अभी तक पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आई है वो 1 अरब डॉलर भी नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि जितनी इन्होंने गिनवाई उसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं ला पाए। 0 सरमायाकारी है। पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। माशी कामयाबी कौन सी है? SIFC के बारे में कहा गया कि बड़ी कामयाबियां होंगी। कौन सी कामयाबी है? कोई कामयाबी नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुतासिर हो गई, कोई कामयाबी नहीं है।
आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में बढ़ गई है, कोई कामयाबी नहीं है। तो जब आप कामयाब नहीं हो रहे तो ख्वाजा आसिफ साहब कामयाब किस बात को कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये अगर पूरी तरह से साथ ना देती इस हुकूमत का, तो ये हुकूमत अवाम पर कभी इतना बोझ ना डाल सकती। इन्होंने ये जो कहा ना कि हम डिफॉल्ट से बच गए, तो उससे बचने के लिए इन्होंने सारा का सारा बोझ आम आदमी पे शिफ्ट कर दिया। पेट्रोल 150 से उठा के 350 पे पहुंचा दिया। आटा महंगा, घी महंगा, दालें महंगी, चावल महंगे, तमाम सब्सिडीज और सहूलियात जो पाकिस्तानियों को दी जाती थी